सुंदर रचना है तितलियां, जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं। वो इतनी सुंदर हैं कि हर बार आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुंदर दिखने वाले ये जीव जब पैदा होते हैं तो ऐसे नहीं दिखते हैं। जब वो पैदा होती हैं तो वो किसी भी इंसेक्ट या वर्म की तरह दिखती है। कुछ दिनों के बाद उनका शरीर एक सुंदर रूप लेता है। तो क्या नए जन्मे हुए लार्वे अडल्ट तितली की तरह नहीं दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। इनमें जबरदस्त परिवर्तन होता है। लेकिन क्या हम इंसानों में इस तरह के बदलाव होते हैं? जी नहीं, हमारा रूप बदल सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। इस तितली की तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस नामक फिनोमिनन से गुजरते हैं। वास्तव में यह प्रोसेस क्या है? खैर, हम इस शब्द को बांट के समझते हैं। यहां मेटा का अर्थ चेंज और मॉर्फ का अर्थ फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म। तो क्या मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में उसका फिजिकल फॉर्म बदल जाता है? जी हां। तो क्या इंसान मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस से गुजरता है? बिल्कुल नहीं। जिन ऑर्गन्स के साथ हम पैदा होते हैं वे केवल साइज में बड़े होते हैं, शेप में नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्यों में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे? तितलियों की तरह सिल्कवर्म्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। इसी तरह हायर एनिमल्स में मेंढक और सैलमैंडर्स भी इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। चलिए इसे समझने के लिए मेंढकों का उदाहरण लेते हैं। इसको पढ़ने में पहला स्टेप क्या होगा? निश्चित रूप से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या आपको याद है कि उनमें किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? जी हां, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अनफर्टिलाइज्ड एग्स पानी में रिलीज किए जाते हैं जहां पर वो स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होंगे। इस वजह से सभी एम्ब्रियोज कलेक्टिव बंडल में एक साथ रहते हैं। एक जेली जैसा फ्लूइड इनको साथ रखने में मदद करता है। अगला स्टेज वो है जहां पर एम्ब्रियो छोटी पूंछ वाले इन छोटे स्ट्रक्चर्स में डेवलप होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? मुझे यकीन है कि आपने टैडपोल्स शब्द जरूर सुना होगा। जी हां, उन्हें टैडपोल्स कहा जाता है। ये टैडपोल्स पानी में तैरते नहीं हैं, वो किसी सपोर्ट से जुड़े रहते हैं, जैसे पानी के पास वाले पौधे। कुछ दिनों के बाद ये टैडपोल्स बढ़ते हैं और इसके परिणाम से बाहरी गिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स और फिर पीछे के पैर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यहां तक के फोर लिम्स यानी आगे वाले पैर दिखाई देते हैं और पूंछ की लंबाई कम हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टैडपोल पूरी तरह से अलग स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जी हां, ये एक मेंढक में बदल जाता है। लेकिन हमने एक अलग स्ट्रक्चर क्यों कहा? क्योंकि अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप उनमें अंतर पाएंगे। इसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यह प्रोसेस विकास के दौरान ऑर्गेनिजम्स में फिजिकल फॉर्म में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझाता है। इसी तरह मेटामॉर्फोसिस के कारण कुछ ऑर्गेनिजम्स में यंग से अडल्ट स्टेज में परिवर्तित होते वक्त काफी बदलाव होता है। हम सबको हमारे सर्वाइवल के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है। जब हम खुद को एक स्पीशीज कहते हैं तो इसके कंटिन्यूएशन और वेलबीइंग के बारे में सोचना जरूरी है। हर स्पीशीज अपने तरह के कई और इंडिविजुअल्स बनाना चाहता है। हम इसे कंपटीशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि यह जीने का एक तरीका है। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां एक इंडिविजुअल अपने ही तरह के दूसरे इंडिविजुअल्स को जन्म देता है? रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही। यह शब्द हमें यह बताता है कि हम अपनी तरह के इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहां दो अलग तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एक बेसिक लेवल और दूसरा एक हायर लेवल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाले को बेहतर समझने के लिए। आपको यह कैसे पता चलेगा कि दो पेन्स एकदम सेम हैं? यह ऑब्वियस है कि उनकी बॉडी डिजाइन सेम होंगे। पेन की लेंथ, उसका अपीयरेंस, साइज और बॉडी का कलर सेम होगा। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए इसे रिप्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक लेवल कहते हैं। सेल के अंदर ध्यान से देखने पर आपको धागे का एक उलझा हुआ मास दिखेगा। हमें यकीन है कि आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल लेसन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। और वास्तव में ये कहां होते हैं? बिल्कुल सही, सेल के न्यूक्लियस में। ये क्रोमैटिन सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डीएनए से बने होते हैं। लेकिन रुकिए, डीएनए से हमारा क्या मतलब है? डीएनए और कुछ नहीं लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
ये वो स्ट्रैंड्स हैं जो ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें जेनेटिक जानकारी होती है। रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल में हर सेल इन क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। एक बार जब ये कॉपी हो जाते हैं तो सेल दो में स्प्लिट हो जाता है और दो समान सेल बन जाते हैं। इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल कहते हैं तो हम रिप्रोडक्शन का हायर लेवल किसे कहेंगे? चलिए अब ये समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। हम शायद हमेशा से ही हमारी पेरेंट्स के साथ की गई कंपैरिजन सुनते आए हैं। हमने काफी बार ये सुना होगा कि इसके बाल तो बिल्कुल अपनी माँ जैसे हैं, या फिर इसकी आंखें तो हूबहू इसके पापा से मिलती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों और कैसे होता है? ये समझने के लिए मान के चलते हैं कि ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब इस इंसान के इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम उसकी मां से और एक उनके पिता से प्राप्त हुए हैं। और ये हम किस बुनियाद पर कह सकते हैं? हमें ये कैसे पता चल सकता है? खैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही दो विशिष्ट सेल्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं, उनके फ्यूजन से ही मुमकिन होता है। हर सेक्स सेल एक पेरेंट से पाया जाता है। उदाहरण देखें तो मेल पार्टनर से हमेशा स्पर्म नामक सेक्स सेल ये फीमेल पार्टनर के एग नामक सेक्स सेल से फ्यूज होता है। यानी कि इस स्पर्म सेल में क्रोमोसोम्स का एक सेट मौजूद होगा और इस एग सेल में दूसरा सेट। अब इन दोनों सेल्स के फ्यूजन से एक नए सिंगल सेल का उत्पादन होता है जिसमें ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमें हमारे क्रोमोसोम्स अपने माँ और पिता से मिलते हैं। अब देखा जाए तो ये क्रोमोसोम्स जीन्स नामक यूनिट से बनते हैं। हमने काफी बार इस टर्म को सुना होगा, जीन्स। ये हेरिडिटी के बेसिक यूनिट्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के सही से काम करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दोनों कैरी करते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी हैं हमारे जीन्स की बदौलत हैं। इस तरह से हम अपनी जीन्स का महत्व बहुत ही कम शब्दों में बयान कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जीन्स किससे बने होते हैं? हमारी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि डीएनए से हमारे जीन्स बने होते हैं। जी हां, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए इस नाम से जानते हैं, ये हमारे जीन्स के बेसिक यूनिट्स बनाता है। और इन्हीं जीन्स से हमारे हेरिडिटी के बेसिक यूनिट्स यानी कि क्रोमोसोम्स बनते हैं। हम रिप्रोडक्शन के बारे में और विस्तार से आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। हमने नए सेल्स के फॉर्मेशन के बारे में अभी क्या सीखा? सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये भी देखा कि ये डीएनए संबंधित बदलाव से गुजरते हैं। लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस कैसे होता है? एक सेल अपने जैसा ही दूसरा सेल कैसे प्रोड्यूस करता है? खैर, हम सेल थ्योरी के दो मुख्य पोस्टुलेट्स को जानते हैं। पहला, एक सेल जीवन का फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए हैं। लेकिन अगर ये सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल से आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसे हम ध्यान से देखें। मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल सेल है। इसमें एक न्यूक्लियस है जहां कुछ क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब अगर ये सेल अपने जैसे ही दूसरा सेल बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई बहुत ही करीबी आपके अपार्टमेंट से चला जाए। हालांकि आप ये भी चाहते हैं कि उन्हें कोई असुविधा ना हो। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन्हें रहने के लिए एक घर ढूंढेंगे। एक बार ये हो जाए तो आप उस व्यक्ति को नए घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें ला देंगे, जैसे कि किचन के बर्तन, स्टोव, पलंग, मशीन्स और दूसरी कई चीजें। जैसे ही आप अपने जैसा ही दूसरा अपार्टमेंट बना लेते हैं, आप उस व्यक्ति को वहां जाने के लिए कह देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि नया घर सेट करना एक नया सेल एपरेटस बनाने के बराबर है। यहां सेल भी सेम ही प्रकार में डिवाइड होता है। क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं और अपने जैसे एक दूसरी समान कॉपी बनाते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, वो बाहर नहीं फेंके जा सकते। एक सेल एपरेटस बनाता है और फिर डुप्लीकेट हुए डीएनए के मास को नए सेल्स में भेजा जाता है। अब हम इसी एनालॉजी को सेल डिवीजन समझने के लिए रिलेट कर सकते हैं। जिस सेल को डिवाइड होना हो वो सबसे पहले डुप्लीकेट किए गए मटेरियल को अच्छे से रखने की व्यवस्थाएं करेगा। इसीलिए वो अपने साइटोप्लाज्म को भी डुप्लीकेट कर लेता है। अब जैसे जैसे ये साइटोप्लाज्मिक मास बढ़ने लगता है, वैसे ही डुप्लीकेट हो चुका डीएनए इस नए से बनी जगह को ऑक्यूपाई करने लगता है और ये डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल इस ग्रोइंग साइटोप्लाज्म में जाकर बैठ जाता है। चलिए हम आपसे यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि नया सेल पेरेंट सेल के समान होता है? खैर, इसका आंसर होगा नहीं।
क्या आप आश्चर्य हो गए? आप सोच रहे होंगे कि ये अलग कैसे हो सकते हैं अगर वो डुप्लीकेट्स हैं, है ना? डीएनए का डुप्लीकेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हर बार पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए जबकि डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस को एग्जैक्टली सेम डीएनए मास को जन्म देना चाहिए, ये हर केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी कभी यहाँ केमिकल वेरिएशंस हो सकते हैं जिससे दोनों के बीच कुछ अंतर हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब कि दोनों ही सेल्स बहुत अलग होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर बहुत ही कम होगा और उसका होना बुरा भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या होता है अगर नया डीएनए मास एकदम ही अलग हो? तो वो सेल एपरेटस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा और सेल मर जाएगा। सेल एपरेटस सिर्फ एक विशेष प्रकार के डीएनए मास को रख पाएगा और एक बहुत ही अलग नए वाले को नहीं। पर फिर भी ये न्यूली फॉर्म्ड डीएनए पूरी तरह से अपने ओरिजिनल डीएनए से अलग नहीं होगा। इसकी मुख्य वजह यह है कि अगर वो पूरी तरह से अलग बन जाए तो उसे नए सेल में अकोमोडेट करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए डीएनए में सिर्फ थोड़ा ही वेरिएशन होना संभव है। लेकिन चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या वेरिएशन सच में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक है? कुछ समय लें और इसके बारे में सोचें। क्या होगा अगर हमारे पास कोई वेरिएशंस नहीं होते? जब तक आप सोच रहे हैं, चलिए अगले वीडियो पर बढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपके विचार सही दिशा में जा रहे थे। एक सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है और एक नया सेल बनता है तो दोनों सेल्स के नेचर और फिजिकल फीचर्स समान होंगे। हमें इस एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझ सकते हैं। एक फ्रॉग को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि फ्रॉग कहां रहता है? वो दोनों जमीन और पानी में रह सकता है। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? खैर, उनके पास शारीरिक विशेषताएं हैं जो उन्हें दोनों इकोसिस्टम्स में जीवित रहने में मदद करती हैं। उनके वेब्ड फीट और स्किन को देखिए। उनके वेब्ड फीट उन्हें पानी में तैरने में और जब वो जमीन पर होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक हॉप करने में मदद करते हैं। फ्रॉग उनकी स्किन की मदद से सांस लेते हैं और इसलिए वो आसानी से दोनों पानी में और जमीन पर सांस ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सेल्स नए ऑर्गेनिज्म के लिए सेम विशेषताएं नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या होगा अगर एक बेबी फ्रॉग है जिसके वेब्ड फीट नहीं हैं और उसकी स्किन में हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए पोर्स नहीं हैं? रेप्लिकेशन के बाद सेल डीएनए वेरिएशन से गुजरा है और नए फ्रॉग की विशेषताएं उसके पेरेंट्स से बहुत अलग हैं। क्या ये फ्रॉग ज्यादा समय तक जीवित रह पाएगा? शायद नहीं। जब वातावरण का तापमान बदलता है, फ्रॉग्स लगातार जमीन से पानी में मूव होते रहते हैं और वाइस वर्सा। जब जमीन पर शिकारियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो तुरंत पानी में रहने लगते हैं। अगर पानी में उनके लिए कम मात्रा में भोजन हो तो वो जमीन पर रहने आ जाते हैं। अब बेबी फ्रॉग को क्या होगा जो पानी में नहीं रह सकता है? वो मर जाएगा या शिकार हो जाएगा जब उसके आसपास का वातावरण उसके सर्वाइवल के लिए अनुचित हो जाता है। आपने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा है? क्या डीएनए वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा है? क्या यह इन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है? इस एग्जाम्पल में नहीं। वास्तव में ऐसे ज्यादा वेरिएशन पूरी फ्रॉग्स की प्रजाति को नष्ट कर देंगे जो पानी में नहीं रह सकते हैं। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि यहां दो तरह के फ्रॉग्स हैं जो एक जंगल में रहते हैं। एक तरह के फ्रॉग स्पीशीज का शरीर हरे रंग का है जबकि दूसरे का शरीर पीले रंग का है। बरसात में हरे रंग की फ्रॉग्स की संख्या पीले रंग के फ्रॉग्स की संख्या की तुलना में अधिक होती है। जब पतझड़ आता है तो पीले रंग की फ्रॉग्स की संख्या बढ़ गई जबकि हरे वालों की संख्या घट चुकी है। इन दो मौसम में ऐसा क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशंस में वेरिएशंस के कारण दो अलग रंग के फ्रॉग्स का जन्म हुआ। हरे रंग के फ्रॉग्स बरसात में कम दिखाई देते हैं जब वातावरण हरा भरा होता है। ये फ्रॉग्स को कैसे मदद करता है? वे कैमोफ्लाज्ड होते हैं और अपने शिकारियों को आसानी से दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए सर्वाइव करने में और मल्टीप्लाई होने में सक्षम होते हैं। पीले रंग के फ्रॉग्स का क्या होता है? खैर, वो अपने पीले रंग के शरीर के कारण आसानी से दिखाई देते हैं और भूखे पंछियों और रेप्टाइल्स का भोजन बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे ही पतझड़ आता है तो इसका उल्टा होता है। हरे रंग के फ्रॉग्स शिकार हो जाते हैं और पीले रंग के सर्वाइव और मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए फ्रॉग की स्पीशीज बच जाएंगे और पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। अब वेरिएशंस के बारे में क्या? रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए वेरिएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी चीज है? जी बिल्कुल है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस तरह के वेरिएशंस माइल्ड होते हैं। कि इसलिए माइल्ड होते हैं क्योंकि यहां कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सर्वाइवल की टेक्निक को क्या कहते हैं?
इसे नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कहते हैं। बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिजम्स ने दूसरों के विरोध में कुछ शारीरिक विशेषताओं को चुना है। इसे हम अडैप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब परिस्थितियां सर्वाइव करने के लिए एक बदलाव मांगती हैं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वेरिएशन। हो सकता है कि माइल्ड वेरिएशन भी बुरा ना हो। हमारे आने वाले लेसन्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। रिप्रोडक्शन से हमारा क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, यानी कि फिर से प्रोड्यूस करना। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये किस पर निर्भर होता है? क्या आपको लगता है हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए एक खास बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत है? वास्तव में जी हां, हमें जरूरत है। लेकिन अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स का क्या? उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए कोई विशेष ऑर्गन्स नहीं होते हैं। वो कैसे रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई करते हैं? आंसर काफी आसान है। वो बाइनरी फिशन के मेथड का यूज करते हैं। टर्म बाइनरी बाय शब्द से आता है, जिसका मतलब टू होता है, और फिशन का मतलब डिवाइडिंग होता है। अमीबा का शरीर दो हिस्सों में स्प्लिट होता है और दो नए सेल्स बनाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अमीबा के न्यूक्लियस में ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए रेप्लिकेट होता है और सिमिलर क्रोमोसोम्स का दूसरा सेट बनाते हैं। जैसे ही ये हो जाता है, इनको सेल्स के दो एंड्स पर धकेल दिया जाता है और उसी समय सेल बढ़ता है और एक्सपैंड होता है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कस जाती है और अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, सेल अलग हो जाता है और दो नए सेल्स बनाता है। इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है और ये एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ एक सेल रिप्रोडक्शन में शामिल था। हम ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप ऐसे दूसरे और कौन से मेथड्स जानते हैं जिसमें रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है? बडिंग, बिल्कुल सही। बडिंग ऐसा दूसरा मेथड है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रा रिप्रोड्यूस करने के लिए बडिंग का यूज करता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है? ये एक हाइड्रा का शरीर है। क्या आप हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा आउटग्रोथ देख सकते हैं? जी हां, ये एक छोटा सा आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ इस जगह पर लगातार सेल डिवीजन के कारण बना है। हम ऐसी आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? हम इसे एक बड कहते हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ये बड बाहर की तरफ और बढ़ेगा। ये पेरेंट हाइड्रा से सभी न्यूट्रिशन ले लेता है जिसकी इसे जरूरत होती है बढ़ने और डेवलप होने के लिए। कुछ दिनों के बाद बड एक छोटे से हाइड्रा की तरह दिखने लगेगा, लंबे शरीर और टेंटिकल्स के साथ। क्या होता है, जैसे ही एक नया हाइड्रा बन जाता है, जैसे ही एक बेबी हाइड्रा पूरी तरह से बन जाता है, वो पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, जहां ऑर्गेनिजम्स पेरेंट बॉडी पर एक बड से एक नए ऑर्गेनिज्म में विकसित होता है। खैर, ऑर्गेनिज्म पेरेंट बॉडी से अलग नहीं हो सकता है जब तक वो पूरी तरह से बन नहीं जाता और वो पेरेंट पर न्यूट्रिशन के लिए निर्भर रहता है। अगर किसी भी केस में बड पूरी तरह से बनने से पहले पेरेंट से अलग हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। खैर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जहां ऑर्गेनिजम्स को पेरेंट के संपर्क में होने की जरूरत नहीं होती है। क्या आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं? इनके बारे में और जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियोस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो महत्वपूर्ण प्रकार सीखे हैं। क्या आप वो दो प्रकार रिकलेक्ट कर सकते हैं? जी हां, हमने बाइनरी फिशन और बडिंग नामक दो प्रकार देखे हैं। अब चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और दिलचस्प प्रकार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक स्पाइरोजायरा को क्या होगा अगर उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट जाए तो? जी हां, आपने सही सुना, एक स्पाइरोजायरा का शरीर टुकड़ों में टूट सकता है। क्या वो मर जाते हैं? आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं होता है। स्पाइरोजायरा के हर टुकड़े को फ्रैगमेंट कहते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर फ्रैगमेंट कुछ समय बाद बढ़कर एक नया स्पाइरोजायरा बन जाता है। तो एक सिंगल स्पाइरोजायरा ने कई स्पाइरोजायरास बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है। क्या आप जानते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? इसे आमतौर पर फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के इस मेथड में पेरेंट ऑर्गेनिज्म के फ्रैगमेंट से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस रिप्रोडक्शन के मोड को अडॉप्ट करते हैं?
सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले? हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आप सही हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो क्या फिर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए फ्रैगमेंटेशन की मदद की जरूरत होती है? नहीं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन में लगने वाले ऑर्गन्स होते हैं। और दूसरी तरफ सिंपलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो अपने शरीर के फ्रैगमेंट्स का यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन रुकिए, जरा सोचिए, एक शरीर का छोटा सा फ्रैगमेंट एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कैसे बदल सकता है? आंसर है सेल डिवीजन से और सेल मल्टीप्लिकेशन से। जब ऑर्गेनिज्म के एक शरीर का हिस्सा पेरेंट बॉडी से अलग होता है तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन की मदद से मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है और आखिरकार वो एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन की मदद से रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? अगर आप स्पाइरोजायरा को देखें तो इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। शरीर सिंपल होने के कारण इसमें सिर्फ एक प्रकार का सेल होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि व्हेल में, शरीर को खास ऑर्गन्स की जरूरत होती है और हर अंग अलग प्रकार के सेल से बना होता है। तो चलिए शरीर के इस अंग को अलग कर देते हैं, तो क्या ये एक नए व्हेल में बदला जा सकता है? नहीं, ये एक नए व्हेल में नहीं बदल सकता है, क्योंकि इसे दूसरे प्रकार की सेल्स की भी जरूरत है। इस अंग में जो सेल्स हैं वो शायद शरीर के दूसरे हिस्सों के सेल्स को प्रोड्यूस ना कर पाए, और इसलिए सिंपल सेल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं बनती। हालांकि इससे काफी मिलता जुलता यहाँ एक दूसरा मेथड भी है सेल डिवीजन का, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और आपको क्या लगता है कि इस टर्म का क्या मतलब है? इस शब्द को देखिए, रीजनरेट इस टर्म के दो हिस्से हैं। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिजर्ड्स और स्टारफिश अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को फिर से उत्पन्न करते हैं, यानी कि रीजनरेट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके शरीर के खोए हुए हिस्सों को रीजनरेट करना। क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है? अगर स्टारफिश अपना एक अंग खो देती है तो वो अपने उस अंग को कुछ महीनों में रीजनरेट कर सकती है। एक लिजर्ड की पूंछ भी उसके नॉर्मल साइज में दोबारा बढ़ सकती है। शरीर का रीजनरेट हुआ हिस्सा एक नए जैसा ही हो जाता है। इन दोनों केसेस में सेल्स डिवीजन से मल्टीप्लाई होते हैं और ऑर्गेनिज्म को उनके खोए हुए शरीर के हिस्सों को रीजनरेट करने में मदद करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन सिर्फ शरीर के खोए हुए हिस्से को दोबारा पाने में मदद करता है, लेकिन एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देता है। हम हमारे आने वाले वीडियोस में कुछ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को देखेंगे।